हमारा पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन हैं? तो ये हैं सिगमंड फ्रायड। आगे है प्रश्न नंबर 2, बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक और सांस्कृतिक, तो ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये दिया गया एरिक एरिक्सन के द्वारा। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, नैतिक विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने। कभी कभी कॉलर दे देता है तो ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या रहता है, कोहल वर्ग सही होता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक या यूनानी भाषा से। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है विलियम वुंट को। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 3, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में किसने स्थापित की? तो ये की थी विलियम वुंट ने। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऐसी बातें करेगा तो क्या कहेंगे हम? बुड़वक हो गया ये, बुड़वर्थ। ये नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5, व्यवहारवाद के संस्थापक कौन हैं जिन्होंने कहा मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ? तो ये कहा था जे.बी. वाटसन ने। और व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है? जे.बी. वाटसन। आगे हमारा प्रश्न नंबर 6, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की मुख्य अध्ययन विधि क्या थी? तो ये थी अंतर्दर्शन विधि। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 7, प्रकार्यवाद स्कूल का मुख्य जोर किस बात पर था? तो ये था मन कैसे कार्य करता है और पर्यावरण के अनुकूल कैसे होता है। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 8, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ मनोविज्ञान में क्या है? तो ये संपूर्ण या फिर पूर्ण आकार, समग्र को ही संपूर्ण कहते हैं। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 9, विकास की दिशा का मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है किसी भी व्यक्ति का विकास सिर से पैर की ओर होता है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 10, बाल विकास में शैशवावस्था की सामान्य आयु क्या मानी जाती है? तो ये होती है 0 से 2 वर्ष। इसे मत लगा देना, ठीक है। अगर ये ए नंबर ऑप्शन में नहीं हो तब डी नंबर लगेगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 11, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो ये है स्टैनले हॉल का। बी नंबर, हॉल में शोर हो रहा था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 12, किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 13, गैंग एज या समूह की आयु किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो ये है उत्तर बाल्यावस्था की। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। आगे है प्रश्न नंबर 14, एक शिक्षक के रूप में आप किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति को कैसे निर्देशित करेंगे? तो ये हो जाएगा बी नंबर, आदर्श महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाकर। बाकी के तो पढ़ने में ही गलत हैं, उसके लिए दंड, हर एक दंड नहीं, उन्हें अकेला छोड़कर गलत, उनके दोस्तों से दूर करके सब गलत हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 15, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? सतत का मतलब हमेशा चलती रहती है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, निरंतरता का सिद्धांत। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 16,
शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? जो शरीर का विकास हो रहा है इससे कहेंगे हम ग्रोथ। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 17। वुडवर्थ के अनुसार विकास का सही सूत्र क्या है? तो यह है D बराबर H गुणा E, मतलब आनुवंशिकता गुणा पर्यावरण, विकास बराबर। आगे है प्रश्न नंबर 18। मनोविज्ञान में प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी नंबर, जैविक विशिष्टताएं तथा वंशानुक्रम। आगे हमारा प्रश्न नंबर 19। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये है जीन। क्या है? बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 20। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 23 जोड़े। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 21। समान जुड़वां बच्चों का अध्ययन किस बात का प्रमाणित करने के लिए किया जाता है? तो समान जुड़वां बच्चों का, तो ये हो जाएगा बी नंबर, वंशानुक्रम का प्रबल प्रभाव। दो बच्चे समान हैं तो उनमें वंशानुक्रम ज़्यादातर लक्षण होते हैं ना, वो समान होते हैं। ठीक है। आगे हमारा 22 नंबर। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अभी जो पीछे किया था ना, D बराबर H गुणा E। आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होता है। D बराबर H गुणा E। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 23। कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला कारक? कौन सा वाला? आंतरिक। तो ये कौन सा हो जाएगा? आनुवांशिक। यही तो होता है आंतरिक। आगे हमारा प्रश्न नंबर 24। फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? तो ये है बी नंबर, वैयक्तिक भिन्नताओं पर आनुवंशिकता का प्रभाव। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 25। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो ये किसे दर्शाएगा? रचनावाद को। बार बार अभ्यास कर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 26। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था 0 से 2 वर्ष का नाम क्या है? तो ये है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 27। पूर्व ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को जीन पियाजे ने क्या कहा है? यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आत्मसातीकरण। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 28। वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में किस अवस्था में विकसित होता है? तो ये होता है संवेदीगामक अवस्था में। कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 29। एक बच्चा सोचता है कि लंबे गिलास में चौड़े गिलास की तुलना में अधिक पानी है। पियाजे के अनुसार बच्चे में किस क्षमता का अभाव है? तो ये है संरक्षण का अभाव। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 30। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? तो कल्पना। ये कौन सा हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 31। जब एक बच्चा पुरानी जानकारी को बदलकर नई जानकारी को फिट करता है, जैसे कुत्ते को देखकर बिल्ली के स्कीमा में बदलाव, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं समायोजन। और अगर बिना बदलाव के कर लेता तो आत्मसातीकरण। आगे है प्रश्न नंबर 32। पियाजे के सिद्धांत में अहम केंद्रित विचार किस अवस्था की पहचान है? तो ये है बी नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
आगे हमारा प्रश्न नंबर 33, किंडरगार्टन विधि के जनक निम्न में से कौन है? तो ये हैं फ्रेडरिक फ्रॉवेल। आगे हमारा प्रश्न नंबर 34, मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। आगे हमारा प्रश्न नंबर 35, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विलियम किलपैट्रिक। कौन माना जाता है? विलियम किलपैट्रिक। आगे हमारा प्रश्न नंबर 36, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर खोज विधि के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे हमारा प्रश्न नंबर 37, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपना मुख्य प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? बिल्ली पर। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 38, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने किस पर किया था? कुत्ते पर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 39, B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया था या किस पर प्रयोग किया था? तो ये किया था कबूतर और चूहे पर। हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 40, कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए किस चिंपैंजी पर प्रयोग किया? उसका नाम क्या था? सुल्तान। आगे हमारा प्रश्न नंबर 41, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत भी दिया था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 42, स्पीयरमैन के सिद्धांत में जी फैक्टर का क्या अर्थ है? तो ये है हमारा बी, जनरल इंटेलिजेंस। आगे है प्रश्न नंबर 43, बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया जिसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। आगे हमारा प्रश्न नंबर 44, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था अल्फ्रेड बीने ने। आगे हमारा प्रश्न नंबर 45, बुद्धिलब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? तो ये होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? हमारा बी नंबर। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 46, यदि एक 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो क्या होगी? मानसिक आयु ऊपर रख लो बट्टे में वास्तविक आयु 10 गुणा 100, तो कितना निकल के आ जाएगा? 120। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 47, जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत। तो कितने आयाम बताए इन्होंने? 3। बी नंबर सही हो जाएगा। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। आगे हमारा प्रश्न नंबर 48, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की क्षमता की कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो ये कहलाएगी अंतरावैयक्तिक। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 49, E.L. थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो ये हैं 3। ए नंबर सही हो जाएगा। जबकि गॉड नियम कितने हैं इनके? 5। आगे हमारा प्रश्न नंबर 50, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह बताता है कि पुरस्कार से अधिगम मजबूत होता है और दंड से कमज़ोर? तो ये क्या हो जाएगा? सी नंबर, प्रभाव का नियम। आगे हमारा प्रश्न नंबर 51, इवान पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो ये किस पर किया था इन्होंने? कुत्ते पर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 52, पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है? तो ये क्या था? अनअनुबंधित उद्दीपक। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 53, घंटी बजने पर कुत्ते का लार टपकना पावलोव के सिद्धांत में क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? अनुबंधित अनुक्रिया। आगे है प्रश्न नंबर 54, यदि घंटी बार बार बजाई जाए लेकिन भोजन न दिया जाए
तो लार का बंद हो जाना इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लोपन। आगे हमारा प्रश्न नंबर 55। कक्षा में तटस्थ पढ़ाने से पहले शिक्षक द्वारा छात्रों में रुचि और उत्सुकता जगाना थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो ये है सी नंबर पर, तत्परता का नियम। आगे हमारा प्रश्न नंबर 56। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत शिक्षा में किस बात पर सर्वाधिक बल देता है? तो ये देता है बार बार अभ्यास करने पर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 57। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो शारीरिक विकास को नियंत्रित करती है? तो ये होती है पीयूष ग्रंथि, इसे ही कहते हैं हम मास्टर ग्रंथि। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 58। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर सही, बच्चा मंदबुद्धि और बौना हो सकता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 59। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व को मुख्य रूप से किन दो भागों में बांटा है? तो इन्होंने बांटा है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये मुख्य दो भाग हैं, वैसे तो तीन में उभयमुखी और था, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 60। वह व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेता है और आसानी से दोस्त बनाता है, जुंग के अनुसार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बहिर्मुखी। ये बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 61। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ये किया था मॉर्गन एवं मरे ने। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 62। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की व्यक्तित्व मापन की विधि है? तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की विधि है? ये है हमारी प्रक्षेपी विधि। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। आगे हमारा 63 नंबर। व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपण का मूल अर्थ क्या है? तो ये होता है बी नंबर, व्यक्ति की अचेतन भावनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर लाना। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 64। आपातकालीन स्थितियों में कौन सी ग्रंथि लड़ो या भागो हार्मोन स्रावित करती है? तो ये होती है हमारी एड्रिनल ग्रंथि। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 65। समावेशी शिक्षा का मुख्य अर्थ क्या है? तो ये होता है बी नंबर, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 66। RPWD एक्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ए नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे है 67। RPWD अधिनियम 2016 के तहत कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है 21 प्रकार की विकलांगताओं को। आगे हमारा प्रश्न नंबर 68। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? जल्दी पूरा करना? नहीं, बच्चों की वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण। बी नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 69। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी है? देख नहीं सकता, सुन तो सकता है, तो बी नंबर सही हो जाएगा, श्रव्य सामग्री और ब्रेल लिपि। आगे हमारा प्रश्न नंबर 70। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो ये हो जाएगा हमारा सी नंबर, संवर्धन कार्यक्रम और चुनौतीपूर्ण कार्य देना। आगे हमारा प्रश्न नंबर 71। व्यक्तिगत शिक्षा योजना किसके लिए बनाई जाती है? तो ये किसके लिए बनाई जाती है? व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो ये बनाई जाती है बी नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लक्षित विकास के लिए। आगे हमारा प्रश्न नंबर 72। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या प्रयोग करना चाहिए? सुन नहीं सकता तो चिल्ला के क्या करोगे? आगे बी नंबर, सांकेतिक भाषा और ओष्ठ पठन विधि। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 73। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से संबंधित है? तो ये है पठन अक्षमता से संबंधित। आगे हमारा प्रश्न नंबर 74। यदि कोई बच्चा अक्षरों का आकार सही से नहीं बना पाता और उसकी लिखावट बहुत खराब है,
तो वह किससे ग्रसित हो सकता है? डिस्ग्राफिया। ग्राफ बनाते हैं हम तो भी तो एक तरह से लिखते ही हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 75, डिसकैलकुलिया का संबंध किस विषय की कठिनाई से है? कैलकुलेशन कहाँ होती है? गणित में। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 76, सूक्ष्म शिक्षण का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो ये हो जाएगा बी नंबर, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, एलन के द्वारा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 77, ADHD वाले बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है? अटेंशन माने ध्यान, बी नंबर सही हो जाएगा। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और अति सक्रियता। आगे हमारा प्रश्न नंबर 78, एक शिक्षक को अधिगम अक्षम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? दंडित तो बिल्कुल भी नहीं, स्कूल से भी नहीं निकाल सकते, उपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न नंबर 79, भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 36 मिनट, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 80, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी नंबर, शिक्षक प्रशिक्षुओं में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना।